गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम 3 पार्ट्स में इसको रिवील करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम रिवोल्ट जो 1857 में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके किस तरह से काज थे, कौन से उसके इफ़ेक्ट हुए और उसके बाद बहुत सारे सिनेरियो कैसे चेंज हो गए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं आपकी हिस्ट्री की बुक के अंदर कि किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर पसारे, किस तरह से उन्होंने सारे के सारे जो राज्य थे उनको कैप्चर किया। इसमें हम बहुत तरह की चीज़ों को पढ़ चुके हैं और बहुत तरह के इवेंट्स को पढ़ चुके हैं, बहुत तरह के इन्फ्लुएंस को पढ़ चुके हैं कि कौन से सेक्टर पे इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे कि आप लोगों को पता है पीजेंट्स पे क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लॉ बनाए थे, फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, उसके बाद जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। और आप लोगों को पता ही है जिस तरह से जो सेटलमेंट बनाई गई थी अलग अलग, जो आप लोगों पहले पढ़ चुके हो, उनका किस तरह से पीजेंट्स पे इफ़ेक्ट हुआ, किस तरह से रैयतवाड़ी ने इफ़ेक्ट किया, किस तरह से जो परमानेंट सेटलमेंट था उसने उनके ऊपर इफ़ेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सिनेरियो किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से लोगों के माइंड में ये हुआ कि उन्हें रिवोल्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम उनके काज को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कारण थे जिसके कारण रिवोल्ट हुआ, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 के अंदर। ओके बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट रिवोल्ट था हमारी इंडिपेंडेंस का, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी पढ़ाई हुई सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजाओं पर इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो रिवोल्ट होता है उसको लीड करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये लीड किसके द्वारा किया? कुछ लोग तो मानते हैं कि जो रिवोल्ट हुई थी 1857 में ये सिर्फ राजाओं के द्वारा भड़काई गई, कुछ लोगों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो पार्टिसिपेटर थे रिवोल्ट के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, उनका माइंडसेट उस टाइम कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिसीज एंड द पीपल कि किस तरह की पॉलिसीज ब्रिटिशर बना रहे थे और लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा था। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, पॉलिसीज बना रही थी, एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। और जो पॉलिसीज थी उनका असर किस पे हो रहा था? अलग अलग तरह के लोगों पर हो रहा था। किस तरह के लोग थे? जैसे किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वे। ये सभी अलग अलग तरीके से इनके ऊपर इफेक्ट हो रहा था। किसके ऊपर बताया जा रहा है बच्चों? जैसे किंग्स थे, क्वींस थी, पीजेंट्स थे और लैंडलॉर्ड थे, ट्राइबल, सोल्जर, इन सब के ऊपर उन पॉलिसीज का असर हो रहा था। जैसे कि हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि ट्राइबल्स के ऊपर फॉरेस्ट लॉ जो बनाया गया था उसका किस तरह इम्पैक्ट हुआ था। जो रैयतवाड़ी या निज कल्टीवेशन करवाई थी उसके ऊपर जो इंडिगो प्लांटेशन करते थे उनके ऊपर किस तरह से इफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों। You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments। कि इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो पॉलिसीज उस टाइम के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ बनाई जा रही थी उनको किस तरह से रिबेल किया, किस तरह से उनका विरोध किया। जो पॉलिसी उनके जो सेंटिमेंट है, उनकी भावना है, उनके विरुद्ध थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों। नवाब लॉसेज देयर पावर्स कि जो उस टाइम के नवाब थे, नवाब किसे बोला जाता था बच्चों? जो किंग होते थे उन्हीं को नवाब बोला जाता था। ठीक है, वो किस तरह से अपनी पावर खो रहे थे, अपनी जो पावर थी वो उनकी किस तरह से कम हो रही थी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का मिड आया, नवाब्स एंड राजाज हैव सीन देयर पावर एरड। उन्होंने देखा कि जो उनकी पावर है वो इरोड हो रही है, कम हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज एंड ऑनर। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं? अपनी अथॉरिटी और जो उनकी रिस्पेक्ट है, उनका ऑनर है, उसको खोते जा रहे हैं। रेजिडेंट्स हैड बीन
स्टेशन इन देयर कोर्ट, और उनके कोर्ट के अंदर, उनके दरबार के अंदर क्या किया गया, रेजिडेंस, जो रेजिडेंस क्या होता था बच्चों, रेजिडेंस एक ऐसा पोस्ट होता था जो ब्रिटिशर्स का एक एजेंट होता था किसी भी राजा के दरबार में। ठीक है, अगर किसी राजा के दरबार में कोई बाहर का आदमी रहेगा तो उसको क्या कोर्ट की सब बातें पता नहीं चलेंगी। तो ये क्या होता था बच्चों, एक तरह से इंटरफेयर होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजाओं या नवाबों के दरबार के अंदर। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिडक्ट, जो रेड्यूस्ड की जो फ्रीडम थी रूलर्स की वो क्या हो रही थी, रेड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी। देयर आर्म फोर्सेज डिस्बैंड, और उनकी जो आर्म फोर्सेज थी, उनकी जो मिलिट्री थी उसको डिस्बैंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एंड देयर, किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बंद किया गया था बच्चों, बता सकते हो आप? तो मैं बताती हूँ बच्चों कि इसके सब्सिडरी जो अलायंस हुई थी, सब्सिडरी अलायंस का मतलब सहायक संधि, उसके अंदर क्या था कि राजाओं को फोर्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, और उनकी जो रेवेन्यू का कलेक्शन का अधिकार था और जो उनकी टेरिटरी थी उनको स्टेज बाय स्टेज कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी, बहुत सारी ऐसी जो रूलिंग फैमिलीज थी, जो रूलिंग परिवार थे, राजा थे, उन्होंने कंपनी के साथ नेगोशिएशन करने की सोची। नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करने की सोची। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने अधिकारों को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की रानी का नाम आप जानते ही बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने क्या किया, wanted the company to recognize her adopted son as the heir of kingdom after the death of her husband। उसने क्या कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको क्या अडॉप्ट किया जाए, जो उसने अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट का मतलब जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसको क्या माना जाए, उसकी किंगडम का हायर माना जाए, उसकी किंगडम का उत्तराधिकारी माना जाए। ठीक है, लेकिन क्या किया, अंग्रेजों ने मना कर दिया, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों। ठीक है, नाना साहिब, नाना साहिब के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ोगे। द अडॉप्टेड सन ऑफ, किसका सन था बच्चों वो, पेशवा बाजीराव सेकंड का। ठीक है, प्लीड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन, उसने आग्रह किया अंग्रेजों से कि मुझे क्या मिलनी चाहिए, मेरे फादर की पेंशन मिलनी चाहिए। आफ्टर द लेटर डेथ, जब लेटर का मतलब जो बाद में जिसका जिक्र हुआ है, किसका जिक्र हुआ है, पेशवा बाजीराव सेकंड का। जब पेशवा बाजीराव सेकंड की डेथ हो गई उसके बाद उसकी पेंशन पर किसका अधिकार समझ रहा था कि मेरा अधिकार है। ठीक है, हाउ एवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपरमेसी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दी प्लीज, लेकिन क्योंकि कंपनी के अंदर उस टाइम बहुत ज़्यादा ईगो था, किस चीज़ का ईगो था बच्चों, मिलिट्री पावर का और अपनी सुपरमेसी का, कि हम सबसे सुपीरियर हैं। उसने क्या किया, जो ये मांग हो रही थी इनको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये चीज़ें आपको नहीं दे सकते। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड, जो अवध थी वो लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया था, जिस पे अधिकार किया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता ही है बच्चों, अवध पहली टेरिटरी थी जिसने किसको माना था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो अवध थी उसने सबसे पहले कौन सी अलायंस को साइन किया था। ठीक है, अ सब्सिडरी अलायंस नहीं, वो आगे ही आ गया। ठीक है तो देखो, अ सब्सिडरी अलायंस, जिसने सब्सिडरी अलायंस कर रखी थी, इम्पोज ऑन अवध, इम्पोज के ऊपर, अवध के ऊपर इम्पोज कर दी गई थी। एंड इन 1857, देखो 1801 के अंदर क्या किया गया, सब्सिडरी अलायंस साइन करवाई गई अवध के राजा से। लेकिन क्या हुआ, 1856 के अंदर की बात हो रही है, इट वॉज टेकन ओवर, इसको वापस ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्नड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जो उस टाइम के गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी है अवध की वो अच्छे से गवर्न नहीं हो रही और ब्रिटिशर्स को अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी, अपने हाथ में पावर लेनी पड़ेगी, ताकि वो क्या इंश्योर कर सकें,
क्या इंश्योर कर सके कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ये भी प्लान करने लगी कि जो मुगल डायनेस्टी है, जो उस टाइम भारत की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, मतलब सबसे बड़ी का मतलब इन पावर के बिहाफ में नहीं कह रही, लेकिन एरिया के बिहाफ में मुगल डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन मेंट बाय द कंपनी। कि जो कंपनी सिक्के ढाल रही थी उसके ऊपर पहले मुगल किंग का नाम आता था, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया। कब के बाद बच्चों? 1849 के बाद, ठीक है। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another palace to in Delhi. उन्होंने क्या डिक्लेयर किया डलहौजी ने कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी, जो फैमिली हेड है उनकी डेथ हो जाएगी, तो लाल किले से उनकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और पैलेस के अंदर, किसी और महल के अंदर, ठीक है। इन 1856 के अंदर क्या हुआ? गवर्नर जनरल कैनिंग, 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? कैनिंग था, ठीक है। डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट किंग होंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंटर वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग, और उसके किसी भी वंशज, उसके आगे जो बच्चे आ रहे थे, जो उनके आगे की जनरेशन थी, उसमें से किसी को भी एज ए किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। दिस दे वुड जस्ट टू बी कॉल्ड प्रिंसेस, वो क्या बोले जाएंगे? सिर्फ प्रिंस बोले जाएंगे कि ये राजकुमार है। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि प्रिंस और राजा में क्या डिफरेंस होता है, और क्या एक अप्रोप्रिएट एज चाहिए होती है राजा बनने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अकबर और बाबर कितने ईयर्स के थे जब वो राजा बने थे या फिर जब वो एम्परर बने थे, ठीक है। द पीजेंट एंड द सिपाही, कि किस तरह से इफेक्ट किया पीजेंट्स के ऊपर। और सिपाही क्या होता है बच्चों? सिपाही का ही इंग्लिश वर्जन सिपाही होता है, ठीक है। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रिसेंट द हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो कंट्री साइड का मतलब जो गांव के अंदर उस टाइम जमींदार और पीजेंट्स रह रहे थे, उनके ऊपर क्या थोपा जाता था? बहुत हाईली टैक्स थोपा जाता था, और उनको जो मेथड था टैक्स रेवेन्यू का, वो भी बहुत ही रफ था, बहुत ही रूड था, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चों? रूड होता है, ठीक है। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर, बहुत सारे ऐसे होते थे जो फेल हो जाते थे, जो नहीं चुका पाते थे अपना लोन मनी लेंडर्स को। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टिल्टेड फॉर जनरेशन, कि वो अपनी जो लैंड थी जिसके ऊपर उनकी जनरेशन से टिल्टेड कर रहे थे, खेती कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे, ठीक है। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन ऑफ डिस्कनेक्ट, कि जो ये डिस्कनेक्ट हुआ, जो तालमेल ख़त्म हुआ जनता के बीच में और जो कंपनी है उसके बीच में, उसका एक मेन रीज़न उनके एम्प्लॉय भी थे, जो कौन थे? सिपाही थे, ठीक है। दे वर अनहैप्पी अबाउट द पे अलाउंस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस, वो खुश नहीं थे जो उनको सैलरी मिल रही थी, जो उनको पे मिल रही थी, जो भत्ते मिल रहे थे, और जो जिस कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता था, उन सब चीज़ों से, ठीक है। सम ऑफ द न्यू रूल्स, बहुत सारे ऐसे नए कानून थे। मोर इवर वायलेट देयर रिलीजियन सेंसिबिलिटी एंड बिलीव्स, जो क्या रिवोल्ट कर रहे थे? जो किसकी उल्लंघना कर रहे थे? किसका उल्लंघन कर रहे थे? उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटी और उनके जो बिलीव थे रिलीजियस, उनको वायलेट कर रहे थे, उनका उल्लंघन कर रहे थे। डिड यू नो दैट द दोज डेज मैनी पीपल इन कंट्री, क्या आप जानते हो उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होते थे कंट्री में, बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट, कि अगर वो ये बिलीव करते थे कि अगर कभी उन्होंने सी को क्रॉस कर लिया, समुंदर को क्रॉस कर लिया, तो उनका रिलीजन और कास्ट क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएगी, लॉस
का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन इन 1827 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। तो ये सब कैसे पता चला बच्चों, जब 1826 के अंदर सिपाहियों को बोला गया कि आपको बर्मा जाना है कंपनी के लिए फाइट करने के लिए सी रूट के द्वारा। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, उन्होंने क्या कर दिया, उस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय लैंड रूट, लेकिन वो क्या लैंड रूट से जाने के लिए तैयार थे, ठीक है। दे वर सवरली पनिश्ड, उनको बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। एंड सिंस द इश्यू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन फिर भी जो इशू था वो ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह से जो मना कर रहे थे, जो रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो आते ही जा रहे थे, मतलब जो सी रूट से जाने से मना कर रहे थे, ठीक है। इन 1856 के अंदर क्या हुआ, द कंपनी पासेज अ न्यू लॉ, कंपनी ने एक नया कानून बना दिया, विच स्टार्टेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट, उसने क्या डिसाइड किया कि जो भी नया पर्सन एम्प्लॉयमेंट लेता है कंपनी के अंडर इन द कंपनीज आर्मी, कंपनी की आर्मी के अंदर, हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, कि उसको सर्व करना पड़ेगा, उसको एग्री होना पड़ेगा सर्व करने के लिए कि उन्हें कहीं भी समुद्र पार भेजा जा सकता है अगर कभी रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है। आपको इमेज करना है कि आप एक सिपाही हो कंपनी में पहले से जो कार्यरत है और अपने नेफ्यू को बता रहे हो कि आपको कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट है आर्मी की उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको रीज़न बताने हैं कि क्यों, कौन सी ऐसी सिचुएशंस वो पहले फेस कर चुके हैं जिससे वो अपने नेफ्यू को अवगत करवा रहे हैं, जिसके बारे में वो अपने नेफ्यू को बता रहे हैं, ठीक है। सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, जो सिपाही थे वो इस चीज़ पर भी रिएक्ट कर रहे थे कि जो गांव में हो रहा था, जो कंट्री साइड में हो रहा था। क्यों, क्योंकि सिपाही आते तो कंट्री साइड से ही थे ना बच्चों, क्योंकि शहर में उस टाइम बहुत अमीर लोग रहते थे, अमीरों के बच्चे तो सिपाही नहीं बनेंगे, गरीबों के बच्चे ही बनेंगे। और वो गरीब तब कहाँ रहते थे बच्चों, सारे के सारे गरीब, मतलब मोस्टली गरीब कहाँ रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे, गांव के अंदर रहते थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, उनमें से बहुत सारे पीजेंट्स होते थे। एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, और उनकी फैमिली अब भी कहाँ रह रही थी, विलेज के अंदर रह रही थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही, इसलिए जो एंगर था पीजेंट्स का वो जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पर रह रही थी और उनको उन चीज़ों का इफ़ेक्ट पता था कि जो कंपनी कंट्री साइड में कर रही है उनका क्या पीजेंट वर्ग है उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, कि जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उनका किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा था इंडियन सोसाइटी के द्वारा। रिफॉर्म्स का पता है ना बच्चों, कौन से रिफॉर्म्स हो रहे थे, जैसे सती प्रथा को अबॉलिश कर देना, या फिर बाल विवाह के लिए उम्र बढ़ा देना। कब हुआ था, शारदा एक्ट हुआ था उसके तहत। और जो विडो रीमैरिज का एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1856 के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, जो ये रिफॉर्म्स हो रहे थे उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, उनका क्या रिस्पॉन्स दिया इंडियन सोसाइटी ने। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द इंडियन सोसाइटी हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे कि इंडिया की जो सोसाइटी है इसमें सुधार लाने पड़ेंगे, इसमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनाए गए। एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, और इनकरेज किया गया किसको, जो विडो की रीमैरिज होती है उसको प्रोत्साहन दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन होती है उसको प्रमोट किया गया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 के बाद क्या है, द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। क्या किया 1830 के अंदर कंपनी ने अलाउ कर दिया
जो ब्रिटिश मशीनरीज आ रही थी, मिशनरीज का मतलब क्या होता है, जो मिशन पर आती हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, वो क्या करती थी बच्चों, यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस खोले जाते थे जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा वैसे सारी दी जाती थी लेकिन उनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी का होता था, ठीक है। तो 1830 के अंदर कंपनी ने अलाउ कर लिया कि आप फ्रीली यहाँ आ सकते हो, फ्रीली यहाँ पर अपना जो मिशनरी का काम है वो ऑपरेट कर सकते हो, एंड इवन वॉन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और यहाँ तक कि ज़मीन भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। इन 1850 a न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। एक 1850 के अंदर एक लॉ लाया गया जिसके अंदर अगर आपको कन्वर्ट होना है क्रिश्चियनिटी के अंदर तो उस वे को बहुत आसान बना दिया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड convert to Christianity to inherited the property of their ancestors, कि अगर कोई इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, क्रिश्चियन बनता है, तो उसको जो उनके एंसेंटर्स की प्रॉपर्टी थी उसको हेरिटेज में मिल जाएगी, उसको किसी तरह से एक्स्ट्रा फाइन नहीं देना पड़ेगा। पहले जब एक धर्म से दूसरा धर्म बदला जाता था तो उसको फाइन देना पड़ता था या उसको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे जिसके लिए बहुत ज़्यादा पे होती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट करते हो तो किसी तरह का आपको एक्स्ट्रा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको जो आपके एंसेंटर्स की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर पोजेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैनी इंडियन बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वाज डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। बहुत सारे इंडियंस को फील होने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी जो सोशल कस्टम्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो उनका ट्रेडिशनल वे था जीने का उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियन हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो समझ रहे थे कि जो ये चेंज हो रहे हैं सोशल प्रैक्टिस में ये ठीक है, ठीक है। क्या आप बता सकते हो किसी एक पर्सन का नाम इस टाइम का? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि ऐसा कौन सा रिफॉर्मर था जिसने जो इंडिया के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे थे उनको सपोर्ट किया था उस टाइम में। 1857 से पहले की बात है, आप लोग एज्यूम करके भी बता सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है, ठीक है। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट इन चैप्टर 7। आप इन रिफॉर्मर्स के बारे में और रिफॉर्म्स के बारे में चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, कि अगर पीपल की आई से, जो उस टाइम कॉमन पर्सन थे उनकी आई से देखे तो किस तरह से वो इस रिवोल्ट को देख रहे थे, इस रिवोल्ट के कारणों को देख रहे थे। टू गेट ए ग्लिम्पस ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 and 2। आप लोगों को क्या करना है, सोर्स 1 और 2 में जो घटनाएं दिखाई गई हैं उसके आधार पर पता लगाना है कि आदमी किस नज़रिए से देख रहे थे ब्रिटिश रूल को उस टाइम, ठीक है। अब हम सोर्स 1 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आशा कर रही हूँ कि आपको सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, एक लिस्ट जो 84 रूल्स बनाए गए हैं उनकी। तो क्या था ये 84 रूल, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। गिवन हेयर एंड एक्सक्रेप्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास। माझा परिवेश का मतलब होता है हमारा जो परिवेश है, हमारा जो आसपास का घेरा है उसके बारे में बताया गया है। ये एक एक्सक्रेप्ट है, एक भाग है माझा प्रवास के द्वारा, माझा प्रवास जो बुक लिखी गई थी उसका, ठीक है। रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, जो किसने लिखी थी, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के विलेज के एक ब्राह्मण थे। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। वो और उनके अंकल जा रहे थे, एक यज्ञ हो रहा था। यज्ञ किसे कहते हैं बच्चों, यज्ञ को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में यज्ञ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको यज्ञ बोला जाता है। जो मथुरा में ऑर्गेनाइज किया गया था उसको अटेंड करने के लिए वो और उनके अंकल जा रहे थे, ठीक है। विष्णु भट्ट राइट दैट
दे मीट सम सिपाहीज ऑन द वे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वो रास्ते में कुछ सिपाहियों से मिले, हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी, जिन्होंने उनको बताया कि आपको प्रोसीड नहीं करनी चाहिए, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अ मैसिव अपहिल वर गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। क्यों? क्योंकि एक मैसिव अपहिल होने वाला है, बहुत उपद्रव होने वाला है 3 दिन के बाद। तो सिपाहियों ने उसको किस तरह से डिफाइन किया वो बताया गया है कि द सिपाही टेल, कि किस तरह सैड की किस तरह से सिपाहियों ने बताया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वीप आउट द रिलीजियस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं, हमारे जो हिंदू और मुसलमानों के रिचुअल्स हैं, जो रिलीजन है, उसको क्या करना चाहते हैं, विप आउट करना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है एंड अनाउंस दिस इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल किंग्स एंड प्रिंसेस इन कलकत्ता, की 84 रूल की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसको उन्होंने कहाँ अनाउंस किया, जब एक गैदरिंग हुई थी किंग्स की और जो प्रिंस थे उनकी, कलकत्ता के अंदर। दे सैड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, कि उन्होंने बताया, उन्होंने किसने, सिपाहियों ने बताया कि जो किंग्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, जो रूल लिस्ट बनाई गई थी उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम इन रूल्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एंड वार्न द इंग्लिश, और चेतावनी भी दी है इंग्लिश को, ऑफ डियर कॉन्सिक्वेंस एंड मैसिव अपहीव्स, कि बहुत बड़ा उपद्रव होगा इन दो इफ दे दीज आर इम्प्लीमेंट, अगर इनको इम्प्लीमेंट किया गया तो, अगर इनको लागू किया गया तो बहुत बड़ा उपद्रव होगा। ठीक है। दैट द किंग ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल इन ग्रेट एंगर, और उनके जितने भी वो किंग थे वो अपनी अपनी राजधानियों में बहुत गुस्से से गए हैं। क्यों? क्योंकि वो इस लिस्ट से खुश नहीं हैं। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान, और जो जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया, प्लान बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह से इन चीज़ों को रोका जाए। अ डेट वाज फिक्स्ड फॉर द वार ऑफ रिलीजियस एंड सीक्रेट प्लान, कि एक डेट फिक्स की जा रही है कि ये रिलीजियस जो वार है, रिलीजियस वार का मतलब जो अपने हिंदुइज्म और जो मुस्लिम है उन्होंने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वार की जानी है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रिलीजियस वार बोला जाता है, या फिर वार ऑफ रिलीजन बोला जाता है। ठीक है। उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। एंड हैड बी सर्कुलेटेड फ्रॉम द कंटेनमेंट ऑफ इन मेरठ, जो मेरठ है वहाँ पर इसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा अलग अलग जगह पर, बाई लेटर सेंड टू डिफरेंट कंटेनमेंट, और दूसरी जो जगहें हैं, दूसरे जो कंटेनमेंट हैं, दूसरे जो एरिया हैं, वहाँ पर लेटर सेंड कर दिए जाएंगे कि किस डेट को हमें रिवोल्ट करना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों किस तरह से रिबेलियन जो हैं वो काम कर रहे हैं, अपना किस तरह से फायर सेट कर रहे हैं। ठीक है। देयर वाज टू एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, जो रेजिमेंट थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट का मतलब उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर मेमोराइज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। जो दूसरा अकाउंट है ये सोर्स 2 की बात हो रही है बच्चों, कि जो सूबेदार सीताराम पांडे था उनके अकाउंट से लिया गया है, उनकी मेमोरीज से लिया गया है। सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1820। उनको कब रिक्रूट किया गया था? 12 के अंदर रिक्रूट किया गया था एज ए सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी। कहाँ पर रिक्रूट किया गया था? बंगाल की जो लोकल आर्मी थी उसके अंदर रिक्रूट किया गया था। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स। उसने इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कितने दिन तक सर्विस थी? 48 ईयर्स तक सर्विस थी। एंड रिटायर इन 1860, और 1860 के अंदर वो रिटायर हो गए थे। ठीक है। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रो हिज ओन सन वाज अ रिबेल एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज,
कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, उनकी जो रिबेलियन हुआ था उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए। यद्यपि उनका खुद का सन उनके आंखों के सामने ब्रिटिशर्स के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है। ऑन रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट पे ही वाज परस्यूड बाय हिज कमांडर ऑफिसर नॉरगेट, जो उनके कमांडर ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने कहा कि आपको अपने बारे में लिखना चाहिए, अपनी मेमोरीज के बारे में लिखना चाहिए। उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया टू राइट हिज मेमोरीज, कि आपको अपनी मेमोरीज लिखनी चाहिए। ही कंप्लीटेड द पब्लिशिंग अंडर द टाइटल फ्रॉम, सॉरी बच्चों एक लाइन स्किप कर गई। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1860, उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उसको 1860 के अंदर कंप्लीट किया। किस भाषा में? इन अवधि के अंदर। और जो नॉरगेट उनके कमांडर थे, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और इसका टाइटल क्या दिया गया? सिपाही से लेकर सूबेदार तक। मतलब किस तरह से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए सिपाही, और जब वो रिटायर हुए तो वो क्या थे बच्चों? सूबेदार थे। ठीक है। हेयर इज एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट, यहाँ पर एक अंश दिया गया है जो सीताराम पांडे ने लिखा था। ठीक है। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, मेरा मत है, दैट दिस साइज ऑफ अवध किसे बोला जाता है बच्चों? अवध को बोला जाता है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उसके अंदर। फील द माइंड ऑफ द सिपाही, उसने जो सिपाहियों का माइंड था उसको भर दिया था। किसके साथ? विद डिस्ट्रस्ट, कि वो विश्वासघात के साथ भर दिया था, अविश्वास के साथ भर दिया था। एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसी ने एक आधार बनाया गवर्नमेंट का अगेंस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए। ठीक है। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ अवध, जो एजेंट्स थे अवध के नवाब के, एंड द किंग ऑफ द दिल्ली, और जो दिल्ली के किंग थे उनके जो एजेंट थे, वर सेंट ऑल ओवर इंडिया, उनको सारी इंडिया के अंदर भेजा गया, सारे भारत के अंदर भेजा गया। टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ आर्मी, की आप पता करो टेम्पर क्या है, क्या नब्ज क्या है आर्मी की कौन सी कमजोरी है। ठीक है। दे वर्क अपॉन द फीलिंग, वो क्या करते थे? काम करते थे फीलिंग पे। किसकी फीलिंग के बारे में बात हो रही है बच्चों? सिपाहियों की, कि वो क्या चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे थे? जो फीलिंग है सिपाहियों की वो खोजने की कोशिश कर रहे थे। टेलिंग देम हाउ ट्रेचरियस द फॉरनर हैड बिहेव टूवर्ड देयर किंग, वो बता रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो फॉरनर हैं, वो हमारे राजाओं के साथ चीट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, उन्होंने 10,000 झूठों का एक गट्ठा बनाया। एंड प्रोमिस, और जो प्रोमिस है उनका एक गट्ठा बनाया, एक लिस्ट बनाई। टू प्रेश्यूड द सोल्जर टू मैटिनी, कि जिसके कारण जो सोल्जर है उनको मैटिनी के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर, और अपने जो मास्टर थे उनके खिलाफ किया गया। उनके मास्टर कौन थे? सिपाहियों के ब्रिटिशर्स थे बच्चों, द इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्पायर ऑफ दिल्ली ऑन द टू द थ्रोन, क्या कह के बोला गया कि जो एम्पायर है, जो सम्राट है, उसको दोबारा से दिल्ली का सिंहासन मिल जाएगा, दोबारा से उनको अपनी अथॉरिटी मिल जाएगी। दे मेंटेन दैट, उन्होंने ये मेंशन किया, दिस वाज वूली विद इन द आर्मीज पावर, ये सारे की सारे आर्मी की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर, अगर सोल्जर जो है वो काम करे इकट्ठे होकर, एंड डू एज दे वर एडवाइज, और ऐसा ही करें जैसे उनको एडवाइस दी जाएगी। मतलब जो किंग हैं, जो नवाब्स हैं, वो एडवाइस देंगे, उसी तरह से अगर सारी की सारी आर्मी इकट्ठी होके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती है तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो थ्रोन के ऊपर दोबारा से अपने
एम्पायर को देख सकेंगे, अपने राजा को देख सकेंगे। ठीक है, तो एक तरह से उन्हें सपने दिखाए गए कि जो 1857 का रिवोल्ट होगा उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम अपने ही राजा को थ्रोन के ऊपर बैठा देखना ही इंडिपेंडेंस होता था बच्चों। उन्हें नहीं पता था कि ये भी तो गुलामी ही करवाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे बताया गया है जो उनका उस टाइम का जो सबसे मेजर इफेक्ट काज था उस रिवोल्ट का। ठीक है, इट चांस दैट अबाउट दिस टाइम, ये भी एक चांस हो गया, ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया। द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन टू इंस्ट्रक्ट इन द यूज ऑफ न्यू राइफल, कि ये भी एक कोइंसिडेंस हो गया कि उसी टाइम सरकार ने लोगों को अलग अलग रेजिमेंट में भेज दिया कि आप लोगों को जो सिपाही हैं, गैरिसन का मतलब तो आप समझते हो ना बच्चों, समझते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गैरिसन का मतलब क्या होता है। हम गैरिसन टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर भेजा जा रहा था उनको यूज सिखाने के लिए कि जो नई राइफल है उसका किस तरह से यूज किया जाना है। ठीक है, दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम, ये जो आदमी आ रहे थे उनको परफॉर्म करना था एक न्यू ड्रिल के साथ उस टाइम, until a report got about by some means or the other, लेकिन एक रिपोर्ट फैल गई, एक ऐसी अफवाह फैल गई जिसके अंदर क्या बताया गया, दैट द cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs, कि जो कार्ट्रिज हैं, जो कारतूस हैं, जो इस न्यू राइफल के अंदर फील करने हैं, उनको किससे ग्रीस किया गया है, काऊ और पिग्स के फैट के साथ ग्रीस किया गया है। आप लोगों को पता ही है बच्चों, काऊ जो है वो हिंदुओं के लिए एडेबल नहीं है, वो उनसे नहीं खा सकते, और पिग किसके लिए नहीं है, जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट, ये किसकी बात हो रही है बच्चों, जो सूबेदार सीताराम बता रहे हैं उसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, तो द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट, जो उनकी रेजिमेंट का आदमी था, रोड टू अदर इन द रेजिमेंट टेलिंग अबाउट देम अबाउट दिस, उन्होंने सभी को लेटर लिखे, जो दूसरी रेजिमेंट के लोग थे उनको लेटर्स लिखे उसके बारे में बताने के लिए। एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, और जल्दी ही हर जो रेजिमेंट थी उसके अंदर एक्साइटमेंट फैल गई, कि उत्साह फैल गया कि किस तरह से हम अपने राजा को रिस्टोर कर देंगे, दोबारा से सिंहासन के ऊपर बैठा देंगे। ठीक है, सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 14 ईयर्स सर्विस, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनकी 40 साल की जो सर्विस थी, नथिंग हैड इवन बीन डन बाय द सरकार, कि सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, इन इंसल्ट देयर रिलीजन, जो उनके रिलीजन की इंसल्ट करता हो। ठीक है, बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंसन, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, द सिपाहीज माइंड हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द साइचर ऑफ अवध, लेकिन जो साइचर हुआ था, साइज किया गया था अवध को, उससे वैसे ही सिपाही जो थे उनके दिमाग के अंदर इन्फ्लेम हो रहा था, ज्वाला भड़क रही थी। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट, जो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी थी बच्चों, जो किंग्स की और नवाब की पार्टी थी, उन्होंने जल्दी ही इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया। दैट द ग्रेट एम ऑफ इंग्लिश, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, क्या लोगों को बताने की कोशिश की गई कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाज टू टर्न अस इनटू ऑल इनटू क्रिश्चियन, कि जो इंग्लिश हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हम सबको क्रिश्चियन बनाने पे तुले हुए हैं। एंड दे हैड देयरफॉर इंस्ट्रक्टेड द कार्ट्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट, और यही सब करने के लिए उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग किया है, इन कारतूसों को यूज करने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट किया है, हमें ऑर्डर दिया गया है। सिंस बोथ द मोहम्मदियन एंड द हिंदूज वुड बी डिफाइंड बाय यूजिंग इट, कि जो हिंदू मोहम्मदियन क्या होता है बच्चों, जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद को फॉलो करते हैं, मीन्स मुसलमान, और जो हिंदू होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो इसको यूज करेंगे। तो ये सब बातें कौन सी हैं बच्चों, जो सीताराम जी बता रहे थे। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि जब ये सब हो रहा था,
द कॉलोनियल साहिब, जो उनकी कॉलोनियल साहिब था, मतलब जो उनका ब्रिटिश ऑफिसर था, वो क्या करते हैं, वाज टू ओपिनियन दैट, उनका मत क्या था कि द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी, कि जो रिबेलियन हो रहा है, जो ये एक्साइटमेंट हो रही है, वुड पास ऑफ, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी एक्साइटमेंट जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एज इट हैड डन बिफोर, जैसे कि पहले हुई थी, जो पहले एक्साइटमेंट होती थी वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती थी, उन्हें लगा कि जो अब की बार एक्साइटमेंट होगी वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई हाउस, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये रिबेलियन तो ख़त्म हो जाएगी, आपके घर आराम से जाइए, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, द म्यूटिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, की जो म्यूटिनिटी थी, जो ये सिपाहियों का विद्रोह था, ये किस तरह से एक पॉपुलर रिबेलियन में बदल गया। म्यूटिनिटी का मतलब वैसे डिसोबे होता है बच्चों, कि जो बहुत छोटे छोटे पार्ट पर शुरू हुआ था, सिर्फ डिसोबे से स्टार्ट हुआ था, वो किस तरह से एक रिबेलियन बन गया, ठीक है। ओके बेटा, तो देखते हैं आगे। थ्रो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, जो स्ट्रगल था रूलर्स के द्वारा और जो रूल करते थे उनके द्वारा और जनता का, वो कोई अनकैजुअल चीज़ नहीं थी, वो कैजुअली हो जाता था। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड, और कुछ टाइम ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता था। एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, और कभी कभी तो इतना पावरफुल हो जाता था कि जो स्टेट होते थे उनकी पावर को भी ख़त्म कर दिया जाता था, जो राजा होते थे उनका डिक्लाइन भी हो जाता था, ठीक है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी, बहुत सारे लोग, जो उस टाइम एक लार्ज अमाउंट थी लोगों की, वो सोचने लगे कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, एक हमारा कॉमन दुश्मन है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी, और हमें उस एनिमी के अगेंस्ट उठना होगा। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में अगर हम अलग अलग उठते हैं या फिर विद्रोह करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको डिप्रेस कर दिया जाएगा, हमको दोबारा से दबा दिया जाएगा, ठीक है। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ा, एक ऑर्गेनाइज बनानी पड़ी, एक कम्युनिकेशन जो सर्कल था वो क्रिएट करना पड़ा, और अलग अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ी, और अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग काम करने पड़ेंगे उन्हें। जैसे हम देखते हैं, सच एज सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857, इसी तरह की जो सिचुएशन जो हम ऊपर बता रहे थे कि उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, अपने ऑर्गेनाइज बनानी पड़ेगी, अपना कम्युनिकेशन जो सर्कल है उसको प्ले आउट करना पड़ेगा। इसी तरह की सिचुएशन कहाँ हुई बच्चों, 1857 के अंदर नॉर्दर्न पार्ट में हुई, इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हुई। क्यों, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें सदर्न इंडिया ने इतना पार्ट नहीं किया था जितना नॉर्दर्न इंडिया ने किया था, ठीक है। आफ्टर 100 ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों का जो 100 साल का विजय और एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम था, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ा, एक मैसिव रिबेलियन को फेस करना पड़ा। दैट स्टार्टेड इन मई 1857, जो कब स्टार्ट हुआ था, मई 1857 के अंदर। एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और ये जो कंपनी का अस्तित्व था इंडिया के अंदर उसके लिए एक थ्रेट बन गया था, एक चेतावनी बन गया था। सिपाही म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिन फ्रॉम मेरठ, जो सिपाहियों का डिसोबे स्टार्ट हुआ था मेरठ से, वो अलग अलग जगहों पर होने लगा, सेवरल प्लेसेस पे होने लगा। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन, और जो अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग थे वो इसमें पार्ट लेने लगे, इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस इन टू कॉलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी। कुछ लोगों ने तो क्या कहा कि जो ये रिबेलियन हुआ था ये सबसे बड़ा आर्म्ड रिवोल्ट था
19th सेंचुरी के अंदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर हुआ था उसमें सबसे बड़ा रिबेलियन कौन सा था बच्चों? यही था 1857 का रिवोल्ट। ओके बच्चों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी ज़रूर करोगे। हैव ए नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।